हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पास रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो अभी आया है आपका, उसके पेपर का सॉल्यूशन करेंगे आपका आज से हम लोग। आज हम लोग जैसे कि देख रहे हो, ये आपको मैं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 12 मार्च का पेपर, जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसी शिफ्ट में पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं यहाँ पर हल्का बताना भी चाहूँगा कि देखो, जितने भी लोग आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जितने भी लोग सीबीटी 2 की तैयारी करोगे, तो एक बार जरूर से आप ये वाले जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर हुआ था, उसका जरूर से पूरे पेपर को जरूर से एक बार देखना आप लोग, ठीक है? ताकि आप लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है? चलिए, तो फिलहाल मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और चूंकि मैं फिर से बताता हूँ, ये सेशन को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर और रिवीजन के तौर पर लेना है, ठीक है? और बहुत एक बेहतरीन मौका मिला है सभी लोगों को चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने का, ठीक है? चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त हुए, जो कि कुल वैध मतों का 75% के बराबर थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक मतदाता केवल एक मत डाल सकता है। बताओ। यहां पर सिंपली पहले आप लोग क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें आपके केवल 75% वोटर्स लोगों ने वोटिंग डाला है। यानी आप समझ सकते हो, अगर टोटल अगर 100% वोटर्स है, जिसमें से आपका केवल 75% वोटर्स लोगों ने वोटिंग डाला है, अब उसमें से भी आपका क्या बोला है कि 2% वोटर्स के वोट आपका इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं। यानी अगर आप 2% निकालोगे 75 का, तो कितना हो जाएगा? 1.5%। यानी आप कह सकते हो 73.5% ही आपके वैलिड वोट है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक उम्मीदवार को अगर 9,261 मत प्राप्त होते हैं, जो कि कुल वैध मतों का 75% के बराबर थे। यानी अब आपका यही तो मेरा वैलिड वोट है, और इसी वैलिड वोट का एक कैंडिडेट को 75% मिला है, जो कि 9,261 वोट के बराबर है। तो आपसे पूछा था कि चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताओ क्या होगा। यानी टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा। यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब आपको पता है कि अगर ये मेरा वैलिड वोट है, तो वैलिड वोट 73.5% का अगर 75% निकालेंगे, या फिर 3/4 बोल लो फ्रैक्शन में, तो ये किसके बराबर है? 9261 के बराबर है। तो आप यहाँ से यूनिटरी मेथड से आप यहाँ पर 1% का वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लोगे। यही होगा मेरा 1% का वैल्यू। मगर मेरे को तो 100% का वैल्यू बताना है, तो 100 से गुना कर देंगे, बस सॉल्व करो। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चिपक जाएगा। 3 से पहले काट लेते हैं, तो 3 तिया 9 और 0 8 3 24 और ये 7। फिर 5 से काटेंगे तो 14 5 70 और 7 5 35 और ये 200 हो जाएगा। और कुछ कट रहा तो काट लो। अभी 147 है, यूनिट डिजिट का अगर हेल्प लेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो किससे कट जाएगा? 21 बार में पूरा कट जाएगा। तो 21 गुना 4 करेंगे तो 84, और 84 गुना 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 16,200। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर बोला हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 10, 15 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 5 शेष बचता है। यानी आपको छोटा से छोटा नंबर फाइंड करना है, जिसको आप इन चारों से जब आप डिवाइड करोगे तो हर केस में रिमाइंडर आपका 5 बचना चाहिए। तो क्या कर सकते हो? एलसीएम निकाल लो 6, 10, 15 और 24 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। यानी एलसीएम ये आपका वो छोटा नंबर होगा जिनसे आप ये चारों नंबर को आप डिवाइड करोगे तो आपका कुछ भी शेष नहीं बचेगा। मगर क्वेश्चन ने बोला है कि प्रत्येक केस में 5 शेष बचना चाहिए, यानी 5 और ऐड कर देंगे, यानी 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? आप ऑप्शन से भी बना सकते थे और आपको ऑप्शन से ही बनाना चाहिए, इतना करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है? एक क्वेश्चन इसको देखो, ये पूछा गया था आपका, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 के बराबर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप उक्त आयत के परिमाप के बराबर है। यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ आपको दे रखा है कितना? 30 के बराबर। ब्रेथ के बारे क्या बोला है कि उसका जो चौड़ाई है लंबाई का 2/3 के बराबर है। यानी इसका जो ब्रेथ होगा वो 2/3 होगा लेंथ का, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आपसे मगर क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, यानी एक वर्ग का आपसे क्षेत्रफल पूछा है, और कंडीशन के तौर पर क्या बोला है कि इस वर्ग का जो परिमाप होगा
वो उस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा है। तो सबसे पहले आप इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हो। आपको परिमाप पता होगा, 2 ठो लेंथ और 2 ठो ब्रेथ होता है, यानी 30 और 20 50, और 50 का डबल कितना हो जाएगा 100, यानी इसका पेरीमीटर कितना निकल के आ गया 100। और आपको पता है स्क्वायर का चारों भुजा एक बराबर होता है, तो यानी आप कह सकते हो 4a = 200। तो यहाँ से आप एक भुजा निकाल लिए 25 के बराबर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको भी देखो जल्दी से। दो संख्याओं का योग दे रखा था, आपको वर्गों का अंतर भी दे रखा था, आपसे दोनों संख्या फाइंड करने बोला था। यानी किसी दो नंबर का सम दे रखा था, आपको स्क्वायर का डिफरेंस भी दे रखा था, आपसे उन दोनों नंबर को फाइंड करने बोला गया था। फिर से यहां पर भी ऑप्शन का हेल्प ले सकते हो। दोनों संख्याओं का योग अगर 10 है तो इससे तो काम नहीं चल पा रहा है। उनके वर्गों का अंतर अगर 60 है तो पहले ऑप्शन ये कट खत्म हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से 9 जाएगा तो 40 होगा, ये भी नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 64 में से 4 जाएगा तो 60 होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। देखो यहां पर मैं अपने तरफ से कोशिश पूरा करके चल रहा हूं कि आपको हर एक चीज समझ आए। बाद बाकी वीडियो रिकॉर्डेड होगा, आप लोग अपने हिसाब से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूं एटलीस्ट कि आपको बेसिक सब कुछ पता होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, तीन संख्याओं का योग 253 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगा। यानी किसी 3 नंबर का सम आपको दे रखा है, तो ये 3 नंबर मैं मान लेता हूं। अब ये जो तीनों नंबर है ना, ये तीनों नंबर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हिंट के तौर पे क्या बोला, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुनी है, तो अगर मैं मान लूं कि ये दूसरी संख्या अगर मैं x मान लूं, तो पहली संख्या क्या होगा, इसका दोगुना है तो मतलब 2x होगा। और तीसरा संख्या के बारे क्या बोला गया है कि वो पहला संख्या का 1/3 है, यानी ये फर्स्ट नंबर का 1/3 है, यानी 1/3 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा। यानी इनके बीच में यही रेशियो फॉलो हो रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं 3 से गुना कर लेता हूं, तो 3 2 ये 6x हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा और ये आपका 2x हो जाएगा। अब आपको इन्हीं का तो सम दे रखा था, तो 6 3 9 9 2 11 11, यानी 11 रेशियो का वैल्यू कितना था 253 के बराबर था। तो आप यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल लेते, तो 11 से काटेंगे तो कितने बार में 2 और 3, यानी x का वैल्यू मेरा कितना निकल के आ गया 23। आपसे पूछा था दूसरा संख्या बताओ क्या होगा, यानी दूसरा संख्या कौन सा, ये वाला, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वह सबसे छोटी घन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग उसके पूर्णांक के 5 गुना से -6 अधिक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन का यहाँ पर लैंग्वेज में केवल वेरिएशन है। क्या बोला है कि वह सबसे छोटी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर आपको बताना है, नंबर बताना है जिसका स्क्वायर, ठीक है, जिसका स्क्वायर उसी नंबर के 5 टाइम्स से -6 ज्यादा है, यानी मोर देन है -6। तो आप सिंपली अगर मैं बताऊं तो कोई नंबर में मान लेता हूं x है, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं यानी वर्ग निकालूं तो x स्क्वायर हो जाएगा। और इसी नंबर का अगर मैं 5 गुना पहले ही कर देता हूं, ये 5x हो जाएगा। क्वेश्चन में जो बोला गया था बस हम वही कर रहे हैं। बोला क्या गया था, जिसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुना से -6 अधिक है। अगर इसी के वर्ग में अगर मैं -6 घटा दूं, तो -6 को मैं घटा रहा हूं, ध्यान देना, -6 को घटा दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, क्योंकि -6 ज्यादा था तो -6 को मैं घटा दूं तब तो बराबर हो जाएगा दोनों जगह ना। तो बस अब देखो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और ये 5x यहाँ आएगा तो ये 5x हो गया और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 6 = 0। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि x का वैल्यू साफ साफ देख के पता चल रहा है, 2 वैल्यू आएगा 2 और 3। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आपसे बोला था छोटा संख्या बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। अब ये भी ट्रिग्नोमेट्री का दमदार क्वेश्चन है। अगर आप मेरा वीडियोस फॉलो करते होंगे तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको जब एनटीपीसी का एनालिसिस चल रहा था मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट शेयर किया था, ठीक है। और आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं एनटीपीसी में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल क्वेश्चन का ही एनालिसिस किया था और वैसे मैं ग्रुप डी में भी करने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया, इसका पैटर्न मैंने बता रखा है कि देखो ये क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको सबसे पहले 10a+b का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन बना था एनटीपीसी में और मुझे पूरा विश्वास है ग्रुप डी में भी इस पर ये फॉर्मूला पर जरूर क्वेश्चन बनेगा।
ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी स्पेशल जो मैंने आपको बताया था सारा फॉर्मूला को जरूर देख लेना, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, क्योंकि एनटीपीसी में भर भर के ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, मैं फिर से एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ भी हो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, माइनस होगा तो ऊपर प्लस होगा, सिर्फ ये चीज होता है। तो 1 प्लस माइनस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये आपको दे रखा है, आपसे अल्फा का मान पूछा है। तो अल्फा का मान पूछा तो पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 4 अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा इक्वल टू 2 के बराबर है। इसको थोड़ा सा अभी मैं अरेंज कर रहा हूँ केवल, क्योंकि मेरे को बनाना है कुछ। तो 10 4 अल्फा, 2 से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा। बोलो क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला चीज को दोनों जगह मैं ये वाला चीज से डिवाइड कर दे रहा हूं। मैं 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा से मैं दोनों जगह भाग दे रहा हूं। तो जब मैं इसको भाग दूंगा तो ये वाला यहां पर आ जाएगा, यानी 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा। और यहां जब भाग देंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, यानी केवल आपका आरएचएस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ध्यान से देखो, 10 अल्फा प्लस 10 4 अल्फा, और यहाँ पर 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, अभी तो मैंने आपको बताया 10 अल्फा प्लस 4 अल्फा का बन गया। और आपको पता है 10 का वैल्यू 1 कितने डिग्री पर आता है, तो आप बोलोगे भैया 10 45 डिग्री पर आता है, 45 डिग्री पर। ठीक है। तो ये अब आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, 10 10 यानी आप इसको इक्वल कर लो। तो 4 अल्फा और ये अल्फा और ये 4 अल्फा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 अल्फा, यानी 5 अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा मेरा, 45 के बराबर हो जाएगा डिग्री के। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 9 के बराबर आ गया। ध्यान दीजिएगा, अभी अल्फा का वैल्यू क्या है, 9 डिग्री के बराबर आया। आपसे अल्फा का ही मान पूछा था। तो मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा कितना निकल के आ जाएगा, 9 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो सारा आपका रेडियन में दे रखा है। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाई बाई 180 डिग्री से गुना कर लेंगे। तो 9 से काट लेंगे, ये कितने बार में, 20 बार में, यानी पाई बाई 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्रमश 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक एवं बाह्य व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, जिसका आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई बताओ क्या होगा। यानी क्या बोला है कि कोई एक खोखला यानी कोई एक हॉलो स्फीयर है, जिसको मेल्ट करके आपका एक कोन बनाया गया, और आपसे उसी कोन का हाइट पूछा है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज को जब हम लोग मेल्ट करके किसी भी आकार में बनाते हैं तो वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर खोखला गोला का वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरा, 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर देखो दे भी रखा है 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है तो रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, 8 का आधा 4 और 4 का क्यूब 64, माइनस 4 का आधा 2 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। कोन का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 4, यानी 4 गुना 4 इंटू एच। सॉल्व कर लो तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो 64 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 56, और 56 गुना 4 गुना एच। तो काटेंगे कितने बार में, 14 बार में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब ये भी देखो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, और अभी भी जैसे कि मैंने आपको बताया साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सब का वैल्यू पर क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एनटीपीसी में भर भर के, और मुझे विश्वास है ग्रुप डी में भी जरूर से पूछे जाएंगे। तो फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो फिर आप ये क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉस 28 डिग्री प्लस साइन 28 डिग्री का मान दे रखा, और आपसे पूछा क्या, कॉस 17 डिग्री। तो किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हो, मगर यहाँ पर आपसे पूछा क्या, कॉस में, तो आपको क्या करना होगा, साइन वाले को चेंज करना होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसके मदद से हम लोग साइन को चेंज कर लेंगे कॉस में। अब यहाँ पर फॉर्मूला की बात करूँ तो एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी बोलो या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी बोलो। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2,
और चूंकि प्लस है तो कॉस में ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी बाई टू। क्लियर? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूला का मदद लेना हम लोगों को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 28 डिग्री का 28 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से 62 जाएगा तो 28 बचेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, कॉस 62 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू के बराबर है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस, दोनों एंगल का सम करके आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 का आधा 45 डिग्री हो जाएगा। प्रोडक्ट, अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 28 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा, 34 बचेगा, और 34 का आधा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी ये भी होता है, चूंकि आपको यहां पर मैं बता भी देता हूं ये भी, कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी नेगेटिव में आ रहा था कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा 34 का आधा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इक्वल टू के बराबर है 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, 1/√2 होता है, और ये आपका इनटू में है कॉस 17 डिग्री इक्वल टू के। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। तो मेरे से क्या पूछा था, कॉस 17 डिग्री का मान पूछा था, तो यानी √2 को हम यहाँ भेज देते हैं और 2 को नीचे ले आते हैं। अब रूट से एक बार काट लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, √2, यानी k/√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर? एक क्वेश्चन इसको देखो, रमेश ने क्रमश 100, 130 और 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाएं में क्रमश 50, 60% और 70% अंक प्राप्त किए। उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत लगभग कितना होगा, बता दो। तो देखो, 100 नंबर का परीक्षा में 50% लाया यानी 50 मार्क्स, 130 में 60% लाया यानी 13 6 78 नंबर लाया होगा, 150 में 70% लाया यानी कितना हो जाएगा, 15 7 105, यानी अगर टोटल नंबर की बात करें तो कितना नंबर लेके आया, 233 नंबर लेके आया। आपसे वही पूछ रहा है कि टोटल परसेंटेज क्या होगा, तो आउट ऑफ कितना में, 100 200 300, यानी 380 में ये 233 लेके आया, तो यही आपको परसेंटेज है बताना है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग दौड़ाओगे तो 380 का आधा कितना होता है, 190, 190 से कितना ज़्यादा दिख रहा है आपको, 43 ज़्यादा दिख रहा है, यानी 61.32% इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहां पर क्या बोला, राफिक और प्रतिमा ने 2 समान धनराशि क्रमश 15% और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की। यदि इन दोनों इन 2 वर्षों के दौरान ब्याज के रूप में रफीक को प्रतिमा से 2250 अधिक मिलते हैं तो उनमें से प्रत्येक की आरंभिक निवेशक कितना था, बताओ। सिंपली क्या बोला है कि कोई 2 लोगों के बीच में सेम प्रिंसिपल बांटा गया है, वो एक जन 15% और एक जन 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, ठीक है। यदि इन दोनों वर्षों के दौरान ब्याज के रूप में रफीक को प्रतिमा से 2250 अधिक मिलते हैं, तो आपको पता है आप इसको जैसा चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। मेरे को पता है अगर प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, पहला रेट है 15% का, तो 15% के लिए 15% से अगर हम 2 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, सक्सेसिव नेट मैं आपको बता चुका हूं, तो 15 15 30 और 30 और 2 32, यानी कितना हो जाएगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 32.25%, 2 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर उसी हिसाब से 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो सक्सेसिव लगा के कितना हो जाएगा, मेरा 21% हो जाएगा। अब देखो, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा वही तो मेरा अमाउंट में भी डिफरेंस होगा ना, तो बस यही तो समझना था आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, यानी 11.25% का ही डिफरेंस है, जो कि मेरा किसके बराबर है, 2250 के बराबर है। तो आप यहाँ से 100% का वैल्यू नहीं निकाल लोगे बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा अगर 1% का वैल्यू निकाले तो 11.25 हो जाएगा। 100 से हमको गुना कर लेना है, क्योंकि खुद कोई भी प्रिंसिपल खुद में क्या होता है, 100% होता है। सॉल्व कर सकते हो, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 चिपकाना पड़ेगा, 25 से काट लेंगे तो 25 चौके 100 और 12 और ये 5, 25 से काटेंगे तो 4 0 0, अब कुछ कट रहा है तो काट दो, तो 45 आपका 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5 और 0 और 5 गुना 4 यानी आपका कितना हो जाएगा, 20,000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब इसको देखो, अब ये क्वेश्चन देखोगे तो कोई भी देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा था करना क्या है।
और सही बात है, करना क्या है ये सच में समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये चीज़ आपका सिलेबस का है ही नहीं। बट आपको पता है रेलवे हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, ऐसे एक आध क्वेश्चन वो देते हैं जो आपका सिलेबस से होता नहीं है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपका मैं कह सकता हूँ इंटर का मैथ का मैक्सिमा मिनिमा का ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल मैक्सिमा मिनिमा से आपके ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनते हैं, बट ये दूसरा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दे रखा है कि यदि A1 A2 A3 सभी आपके आर मतलब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, एक्स का किस मान के लिए इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो ये चीज़ आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ सॉल्व करने के पर आऊँ तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करके थोड़ा थोड़ा ऑप्शन को चेक करके बता सकते थे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर वो चीज़ तो तरीका है कब, जब आप चीज़ों को हल्का बहुत भी समझोगे तभी, बात बाकी तो इसको आप छोड़ के ही आओगे। वरना अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन की बात करूँ तो देखो यार, ये एक फंक्शन है जिसका आपसे एक्स का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, लीस्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जिससे इसका मान 0 आना चाहिए। तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो देखो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ये चूंकि इंटर का टर्म है तो हो सकता है आपको समझना है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी अगर मैं इसको y मान लूँ, ये फंक्शन को अगर मैं y मान लूँ तो मेरा y डैश कितना निकल के आ जाएगा, 2x माइनस A1 प्लस 2x माइनस A2 डॉट 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 डॉट, ये चल रहा कहाँ तक, 2x माइनस AN तक। समझ गए। अब देखो यहाँ पर और देखो मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये मेरा किसके बराबर आना चाहिए, इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। तो 2 से अगर हम डिवाइड कर दे तो मेरा क्या बचेगा आपका, केवल ध्यान से देखो 2 से अगर हम डिवाइड कर दे यहाँ पास आपका फंक्शन में, तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, एक्स एक्स एक्स, ये कितना ठो एक्स बचेगा, पूरा n टाइम तक है, यानी ये nx हो जाएगा। चूंकि फिर देखो खोल दिए हम कि ठीक है, -A1 है फिर -A2 है, तो ये जब मैं माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, इसी तरीके से ये चलता जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा AN इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब यही चीज़ को जब मैं वहाँ भेज दूँ तो NX निकल के मेरा क्या आ गया, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये चलता चलता AN तक। तो यही n को जब मैं नीचे ले आऊँ तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ध्यान से देखो ये निकल के आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो बस यही चीज़ आपको करना था, एक बार डिफरेंशिएट करते तो आंसर आ जाता। इतना पुटिंग में करते तो आपको पूरा दिमाग खत्म हो जाता कि कैसे करना है, क्योंकि पुटिंग भी करते तो आपको पहले एक बार डिफरेंशिएट करके आपको तक पहुंचना था, एक बार तो डिफरेंशिएट आप करते ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर किन्हीं का भी शिफ्ट में रहा होगा तो ये क्वेश्चन बनता था, आप छोड़ सकते थे। ठीक है, चलिए फिलहाल एनटीपीसी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो 11th और 12th के मैथ से पूछे गए थे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। फिलहाल दो व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति के आधे घंटा बाद पहुंचता है, तो उनके द्वारा तय की गई जाने वाली दूरी ज्ञात करें। मैंने कई बार बताया है कि देखो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ये फॉर्मूला आप लोग रट लो, आपको सेम फॉर्मूला पर कई सारे क्वेश्चन को घुमा घुमा के देता है कि कोई आधा घंटा पहले आधा घंटा लेट पहुंचता है। फॉर्मूला एक ही है, बस क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा दिया जाता है। मैंने आपको इससे पहले भी, अगर आप मेरा ग्रुप डी का पूरा सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया था बार बार कि डिस्टेंस इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है, S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 का ये स्पीड है S1 S2 और ये दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस, ये मेरे को डिस्टेंस निकाल के दे देता है। बस अब हम पुट करेंगे, वरना बेसिक से बनाना तो बेसिक से भी बना दो, क्योंकि आपके पास टाइम का डिफरेंस तो दे रखा है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, आप बेसिक से बना सकते हो, बट जरूरत है नहीं उतना। तो फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3.75, स्पीड में अंतर कितना दिख रहा है, 0.75 का, टाइम का डिफरेंस कितना था, तो पहले पहुंचने वाले व्यक्ति आधे घंटे बाद पहुंचता है, तो यानी आधा घंटा का डिफरेंस है, यानी 1/2 में लिख सकता हूँ। तो घंटा है तो घंटा में मैं मेंशन कर चुका हूँ, ये सब चीज़ को जरूर से ध्यान देना। सॉल्व करो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे ये 25 बार में कैंसिल हो गया, और 25 से काट लेते हैं तो 25 से कम 25 और 12, 25 से कम 25 हो गया यहाँ पर, और 12 और 5 ये 15 हो गया, 15/2 यानी कितना आ गया, 7.5 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, ये क्वेश्चन लिख लो, आपका आरआरबी ग्रुप डी में आने वाला है। ठीक है, सेम फॉर्मेट पर देखो, सेम शिफ्ट में फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलते हुए निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। जब इसकी औसत 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हो जाती है तब वो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो तय की जाने वाली दूरी बताओ क्या होगा। तो फिर से वही चीज करेंगे हम लोग,
40 गुना 35, कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है यहाँ पर, तो 15 मिनट है तो घंटा में चेंज करना मत भूलिएगा। तो 4 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में, यानी 10 गुना 7 70 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं फिर से बता रहा हूं, ये फॉर्मेट में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर? कुछ भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है, तो 12% के छूट देने जाने के बाद कितना प्रतिशत लाभ होता है, ये आपसे पूछा है। तो अगर कोई भी चीज, यानी मैं खुद में अगर कोई चीज का अगर मैं मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य अगर मैं मान लूँ 100% है, ठीक है, तो सीपी कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 64 होगा, सॉरी 64 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? 12% के छूट दिए जाने के बाद लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा। तो छूट किस में मिला होगा? मार्क प्राइस में हमेशा मिलता है। तो मार्क प्राइस में अगर आप 12% छूट दोगे तो यानी सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 88%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? ध्यान से देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो 88 और ये 4, ठीक है, 88 4 और 4 से 8 से 6 जाएगा 2, यानी 24% का प्रॉफिट हुआ है। किस में से? 64 में से। इसी का तो परसेंटेज आपको बताना है। तो 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 16 बार में, 4 से और काट दो, काट दो, 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में, और ये 25 और काट रहे तो काट दो, 2 से काटेंगे 2 और ये 3, तो 75/2 कितना होता है? 37.5% का प्रॉफिट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था मेंसुरेशन से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखो आप लोग। यहाँ पर क्या बोला? 4 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को इस पानी में पूरी तरह से डुबाया जाता है, तो बर्तन में जल स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। समझ गए? क्वेश्चन में क्या बोला है कि नॉर्मली क्या बोला है कि कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, यानी कोई एक बेलन है जिसका इंटरनल रेडियस आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर का। अब देखो क्या बोला है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, कहाँ तक पानी भरा है हम लोग को नहीं पता, पानी कहाँ तक भरा है मेरे को नहीं पता, कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ, बस इतना समझ लो, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को, यानी कोई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला को उस सिलेंडर के अंदर डाला गया, तो उसका पानी का जो पानी का जो था वो आपका पानी में जब डाला गया तो पानी का हाइट बढ़ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि जल का स्तर कितना बड़ा है, यही आपको बताना है। आप समझ रहे हो कि अगर सच में अगर कुछ डालेंगे इसमें तो हाइट पानी का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है कि बर्तन में जल स्तर कितना बड़ा है, यही आपको बताना है। अब यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो मेरे को नहीं पता है कि सिलेंडर का पानी, सिलेंडर में जो पानी यानी बेलन में जो पानी है वो कितने हाइट तक है, बट मुझे ये जरूर पता है कि जितना भी पानी, मान लो अगर ये गोला डालने के बाद जितना भी पानी का स्तर बढ़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ गोला के कारण ही बढ़ेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जितना भी पानी अगर आपका बढ़ेगा उसका वो किसी कारण बढ़ेगा? गोला का डालने के बाद ही बढ़ेगा। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि ये जो गोला का जो भी वॉल्यूम होगा उतने दूर तक का पानी का वॉल्यूम एक बराबर होगा। बोल होगा कि नहीं होगा? बस यही तो करना है मेरे को यहाँ पर भी। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको जो समझ में आना चाहिए था। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर गोला का वॉल्यूम की बात करूँ तो गोला का वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर क्यूब, चूंकि ये मेरा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, तो आर क्यूब है, तो यानी 3 गुना 3 गुना 3, ये मेरा गोला का वॉल्यूम है। आपको अभी मैंने बताया जितना भी पानी बढ़ेगा उतना तक का पानी का वॉल्यूम गोला का वॉल्यूम के बराबर होगा। अब आपको पता है चूंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस आपको पहले ही दे रखा था 4, तो यानी क्या हो जाएगा 4 गुना 4, और हाइट जो होगा वो आपको पता है, मैंने बताया उसी हाइट के बराबर का पूरा वॉल्यूम होगा। तो यही तो मेरा जल स्तर बढ़ेगा ना। बस सॉल्व करो अब। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है तो काट दो, ना कट रहा तो छोड़ दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहां पर मेरा हाइट कितना निकल के आया? 3 3 9, 9/4, यानी यही मेरा जल का स्तर बढ़ा है, 4 से 9 हो गया। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन इसी शिफ्ट में ये आपका क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया था। देखो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी मैंने स्पेशल वीडियो में जब आपका एनटीपीसी एग्जाम चला था मैंने बताया था कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और भर भर के पूछे गए थे, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और अभी ग्रुप डी का जो मैं अभी रिसेंट में सेट करा रहा हूँ उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन कराया।
यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था, कोई दोस्त इक्वेशन दे रखा था, बोला था कि इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, तो आपसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहली रेलवे बोल रखा है कि ये क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया है सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में पूरा गलत था, इसलिए आपका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो बनाए थे या फिर जो टाइम वेस्ट किए, तो ये फिर उनका, आप बोल सकते हो वो उनका जो समय बर्बाद हुआ, तो फिर अब उसका कौन भरपाई करेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन गलत है। चूंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, कंडीशन, 3 कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। 3 सॉल्यूशन आपके होते हैं, 3 कंडीशन बनते हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन, जब ये आपके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। उसी तरीके से जब आपके कोई भी सॉल्यूशन, यानी कोई भी जब हल नहीं होते हैं, तब क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये मैं कई बार बताया हूँ। और थर्ड कंडीशन, जो कि यही कंडीशन है, जब आपके कोई भी दो समीकरण का अनंत हल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उस वक्त, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर। तो फिलहाल यहाँ पर आप बनाओगे तो आपका आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 को इक्वेट करोगे तो। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको सॉल्व करो। तो ये देखो, इसको आप बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 225, 15 का स्क्वायर होता है। ये 15 को जोड़ोगे 154 में तो कितना आ जाएगा, 169। अब इसको बाहर निकालोगे तो 13 का स्क्वायर होता है। तो 108 में जब 13 जोड़ोगे तो 121 हो जाएगा। 121 11 का स्क्वायर होता है। 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा। और 10 और 6 जुड़ेगा 16, और 16 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये वाला फिर से देखो, ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला अगर नहीं पता रहेगा तो फिर आप नहीं बना पाओगे। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बनाए थे कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन 34 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री और माइनस कॉस 4 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम लोग को कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला की बात करें तो ये माइनस में है तो साइन होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और प्रोडक्ट में ही रहता है, ठीक है, प्रोडक्ट में ही रहता है, ये हो जाएगा साइन डी माइनस सी होता है। यहाँ पर आप यहाँ पर डी माइनस सी करो या फिर सी माइनस डी करोगे तो फिर माइनस आगे लगा देना। क्लियर। उसी तरीके से अगर यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी का भी अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो ये तो प्लस है तो कॉस ही होगा दोनों जगह। तो ये कॉस सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। एक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसको भी जरूर से याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर कॉस का एंगल, यानी कॉस का एंगल अगर माइनस में है तो ये हम लोग क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा लिख देते हैं। यानी कॉस का एंगल जब माइनस में होता है ना तो माइनस हट जाता है, ठीक है। बट यही चीज जब साइन का एंगल माइनस में जब हो ना तो ये माइनस ना बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं अभी हम लोग। चलो मैं इसको हटाता हूं। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में आते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये साइन 34 डिग्री को अभी कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे 64, और ये 4 है तो साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस है तो साइन आता है, तो 2 साइन, दोनों को जोड़कर आधा, यानी 64 और 4 68, और 68 का आधा 34 हो जाएगा। उसी तरीके से अब क्या होगा, डी माइनस सी होगा, अभी मैंने बताया ना डी माइनस सी, तो 4 में से 64 जाएगा तो माइनस 60 होगा। अब माइनस 60 का आधा करोगे तो क्या होगा, माइनस 30 होगा। तो वही माइनस को मैं यहां ले आ रहा हूं निकाल के, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब आपको पता है यार, ये तो हो गया खत्म, ये 34 डिग्री और ये 2 साइन 34 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये कैंसिल, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो। यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये किसका पैटर्न है, वन मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ए क्या है 0.96 और बी क्या है 0.1, तो माइनस कर दो। ध्यान देना, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है। कई सारे लोग क्या करते हैं, 96 में से घटा के 95 बता देंगे आंसर, मगर गलत हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर सिंगल डिजिट है ना, यानी क्या हो जाएगा, 96 में 10 घटाओगे तो जाके 86 होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो।
यहाँ पर क्या बोला, 45 छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का औसत 16.2 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसका परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 16.5 हो गया। लेकिन एक अन्य छात्र के समूह में शामिल होने के परिणाम स्वरूप समूह के प्राप्तांकों का औसत में थोड़ी गिरावट आई और यह घटकर 16.4 हो गया। तो समूह को छोड़कर जाने वाले छात्रों और समूह को शामिल होने वाले छात्रों का प्राप्तांकों का औसत बताओ क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन में केवल और केवल लेंदी करके बड़ा बना दिया गया है, बाद बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। नॉर्मली बोल रखा है कि 45 लोगों का एवरेज अगर मेरे को 16.2 दे रखा है तो इनका सम कितना हो जाएगा, दोनों का गुना कर लेंगे। और गुना भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल डाटा है। तो 45 को अगर हम डबल करेंगे और इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.1। अब तो गुना बड़ी आसानी से कर सकते हो, 9 और 9 8 72, यानी ये इसका सम आ गया निकल के। जब एक स्टूडेंट जब छोड़ कर गया था तो औसत में कितना का बढ़ोतरी हो गया, 0.3 का बढ़ोतरी हुआ, यानी 44 लोगों का जो औसत हो गया था वो कितना हो गया था 16.5। तो यहां से आप इन लोगों का सम निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर इस 44 को आधा कर लेंगे 22 और इसको डबल कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 33। अब गुना आसानी से कर पाएंगे हम लोग, 22 गुना 3 66 और 6 और 66 और 6 72। अब ध्यान से देखो, पहले कितना था 729 का सम था, बाद में जाने के बाद कितना हो गया 726 हो गया। यानी एक जो बंदा पहले गया था उसका कितना था नंबर, 3 था। क्लियर। अब एक नया जब स्टूडेंट आया है तब क्या हो गया 16.4 हो गया। तो फिर से उसी तरीके से 16.4 हो गया। तो अब 45 लोग फिर से हो गए क्लास में और हो गया औसत कितना 16.4। फिर से सॉल्व कर लेंगे तो 45 का डबल करेंगे 90, जिससे मेरा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, और इसको आधा कर देंगे 8.2, पॉइंट से 0 खत कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18, 9 2 18, अरे कैरी 9 8 72 1 73, यानी अब हो गया सम 738। पहले था 726, अब हो गया है 738। तो कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 12 का बढ़ोतरी हो रहा है। यानी जो नया बंदा आया है उसका अंक कितना है 12 है। तो इन्हीं का तो औसत आपसे पूछा था, 12 और 3 15, 15 का आधा 7.5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आप इसको डेविएशन मेथड अगर आपको पता है तो डेविएशन से भी आप इसको बना सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि एक कार और एक बाइक के मूल्य का अनुपात 3 और 2 है और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है तो बाइक का मूल्य बताओ क्या होगा। ये तो सिंपल हो गया, ये कार हो गया, ये बाइक हो गया, जिसका प्राइस का रेशियो दे रखा है 3:2। बोला है कि कार बाइक से कितना ज़्यादा है, 15,000 ज़्यादा, यानी 3 और 2 के रेशियो में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और यही डिफरेंस 15,000 के बराबर है। आपसे पूछा गया था बाइक का मूल्य बताओ, यानी 2 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 30,000। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। और जब देखो, जब एनालिसिस चल रहा था ना एनटीपीसी का, काफी सारे लोग ऐसी ऐसी क्वेश्चन करा करा के बोल रहे थे कि एनटीपीसी का पेपर बहुत ही इजी आ रहा है, बहुत ही इजी आ रहा है। बात समझ रहे हो। मैं उस वक्त भी यही बोलता था कि देखो जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, इजी इजी, वही क्वेश्चन से बाहर निकल पाते थे। बाद बाकी स्पेशल क्वेश्चन तो बाहर निकल ही नहीं पाते थे। और जो जो एग्जाम नहीं दिए उनको लगता था कि हाँ ऐसे ही पेपर आ रहा है, इसीलिए मैं स्पेशल क्वेश्चन करा दिया करता था एनालिसिस। चलो एक क्वेश्चन ये भी देखो नॉर्मल, यदि 12,000 की एक राशि निश्चित साधारण ब्याज के दर पर 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है तो ब्याज का दर बताओ क्या होगा। सिंपल, 12,000 से 15,000 हो जा रहा है वही 5 सालों में, तो देखो ना कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 3,000 का बढ़ोतरी हो रहा है। ये भी और ये भी देखो 3,000 का बढ़ोतरी हो रहा है, कितने सालों में, 5 सालों में। एक साल की अगर मैं बात करूं तो 600 बढ़ा होगा, यही 600 12,000 का कितना परसेंट है देख लो ना, बात खत्म। तो 2 0 कैंसिल और 0 12 25 60, यानी 5% का रेट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये वाला, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 24 है और उन संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, बताओ। तो अगर आपको कोई दो नंबर का रेशियो दे रखा है एक्स, मतलब कि मान लो ऐसे, मान लो अगर कोई दो नंबर आपका है, ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये एक्स है और ये सेकंड नंबर मान लो आपका 2x है। आपको उन्हीं दो नंबर का एलसीएम दे रखा है, ठीक है, उन्हीं दो नंबर का एलसीएम दे रखा है। तो आपको तो पता है ना कि अगर ये दोनों नंबर का एलसीएम दे रखा है तो इसका मतलब 2 × x, ठीक है, 2 × x का ही तो वैल्यू दे रखा है 24 के बराबर। तो यहां से आप x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब ये नंबर है 12 और ये नंबर है 24। अब आप सॉल्व कर लो। आपसे पूछा था दोनों संख्या का गुणनफल बताओ कितना होगा, तो सॉल्व कर लो। 12 चौके 48 और 12 2 24 और 28,
यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको इसको सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप फॉर्मूला तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ पता होना चाहिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। यानी तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, n+1 टू n+1/6 होता है। ठीक है, ये सम ऑफ फर्स्ट n, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का ये फॉर्मूला होता है। यानी पहली n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो 21 से ये शुरू हो रहा है, ये 21 से शुरू हो रहा है, बात समझिएगा, ये 21 से शुरू हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से लेकर पहले हम लोग 20 तक का सम निकाल लेंगे, 1 से लेकर 20 तक का सम निकाल लेंगे, और फिर दूसरा केस में 1 से लेकर हम लोग पूरा 30 तक का सम निकाल लेंगे। बस इसका जो भी सम आएगा उसमें से ये वाले को माइनस कर देंगे, तो मेरा सारा सम किसका बचेगा, इसी का तो बचेगा, और वही मेरा आंसर पूछा है। बात समझे। तो बस इससे हम आप बना सकते थे। तो चलो ये वाला आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो इस प्रकार इसका प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होता है, तो मूल्य भिन्न बताओ क्या होगा। यानी सिंपली क्या बोला है कि कोई एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या बोला है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 ज़्यादा है। ठीक है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या बोला है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि उसके अंश से 3 अधिक है। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर से। अब क्या बोला है कि अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 4 जोड़ दे तो नया फ्रैक्शन बन जा रहा है 4 और 5 का। तो आपसे पूछा है कि बताओ वो इनिशियल में फ्रैक्शन क्या था। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन पकड़ के बना लो। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो सभी में 3-3 का डिफरेंस है, यहाँ से आपका दाल नहीं गला, हमको 4-4 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 में 4 जोड़ेंगे 12, और 11 में 4 जोड़ेंगे 15। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मेरा कितना, 3 से काटेंगे 4 और 3 से काटेंगे 5, यानी यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वरना बेसिक से बनाओगे तो फिर इक्वेशन बनाओ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको भी देखो ध्यान से देखना है इसको भी। ये देखो ए स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर, ये देखो ध्यान से, कुछ समझ आया, दिमाग में कुछ घंटी बज रहा, कुछ दिमाग में घंटी बचा। ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। बात समझे। तो बस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं माइनस कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो ये 0.2 और ये 0.02 को माइनस कर देंगे, 10 से 2 जाएगा 8, और ये 1, यानी 0.18 आ गया। यानी 0.18 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, 0.18 का स्क्वायर, तो 2 ठो आ जाएगा, और नीचे क्या था 0.36। तो पॉइंट से अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट ये खत्म हो जाएगा। तो 18 से काटेंगे, ये कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा, और 2 से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.09, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब ये भी सिंप्लीफिकेशन का था, इसको एक बार आप लोग ट्राई करो। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना ध्यान से, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अगर मैं इन तीनों को अगर सेपरेट अगर मैं कॉन्जुगेट करके सॉल्व कर दूं तो बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तीनों को अगर मैं सेपरेट अगर मैं कॉन्जुगेट करके सॉल्व कर दूं तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो आपको ये डेटा भी दे रखा है ना, वो कुछ खास हार्ड डेटा नहीं है, आप इसको माइंड में भी आप कॉन्जुगेट कर सकते हो। एक ठो मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखो 3√2 है, और नीचे क्या है, √6 माइनस √3 है। अगर मैं ऊपर नीचे √6 प्लस √3 से ऊपर नीचे अगर मैं गुना कर दूं, कंजुगेट कर दूं, तो नीचे में ध्यान से देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म में आ गया कि नहीं। यानी जिसको हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √6 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, तो ये 3 और 3 तो कट जाना है ना, तो बचा क्या, केवल √2 बचा। अब √2 का मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे। अब √2 का भी मल्टीप्लाई जब आप √6 से करोगे तो 12 आएगा, जो कि 12 आएगा, तो आपको पता है 12 में से जो बाहर निकल रहा बाहर निकाल दो। तो 12 का मतलब क्या होता है, 4 गुना 3, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2√3। बात समझे। तो इतना कुछ आप माइंड में नहीं कर लेते आसानी से, बड़ी आसानी, आप तीनों को भी ध्यान से देखोगे तो तीनों को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट कंजुगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही कंजुगेट करने वाला हूँ। तो इसमें क्या करूंगा, √6 प्लस √3 से कंजुगेट कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। तो √6 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा रूट,
और अब 12 को आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ध्यान से देखना, प्लस हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो ये √6 होगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। माइनस, अब इस वाले में क्या करेंगे, √6 प्लस √2 से कंजुगेट करेंगे ऊपर नीचे, तो 6 में से 2 जाएगा 4, और चूंकि 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या करना है, √3 का मल्टीप्लाई √6 से करेंगे, तो 6 3 18। अब 18 क्या बाहर निकाल सकते हो, तो हाँ, 9 गुना 2 18 होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। क्लियर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई फिर √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ध्यान देना, अब नेक्स्ट एक बच गया, तो पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों कट जाएगा, यानी क्या बच गया आपके पास, केवल यहां ध्यान से देखो, 2√3 माइनस 3√2, और ये वाला। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखो ये √8 है और ये √12 है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, जिससे कैलकुलेशन ईजी बना रहे, कैलकुलेशन ईजी बना रहा है। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा, अब चूंकि ऊपर में 6 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जब माइनस कॉमन में लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा कि ये जो 6 है, मैं ये वाला स्टेप को लिख ही रहा हूँ, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, √12, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा √8, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म, यानी √12 का 12 और 8 का 8, यानी 12 में से 8 जाएगा 4। अभी कुछ भी नहीं काटा हूँ तो 2 से काटूंगा, अब की बार ये 3 बार में कट जाएगा। अब देखो ये √12 है, फिर से निकलेगा उसी तरीके से 2√3, और ये √8 में से भी आपका 2 निकल जाएगा बाहर। ध्यान से देखो, √12 में से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 2, क्योंकि 4 गुना 3 12 होता है, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो 2 यहां से भी निकलेगा और 2 यहां से भी निकलेगा, यानी 2 2 यहां से भी कैंसिल हो गया, यानी ओवरऑल घुमा फिरा के आपके पास बचा क्या है, यहाँ पास यहाँ बच गया 3√3, और ये प्लस आपका 3√2। बोलो क्लियर है, तो ये और ये अब यहाँ से भी कैंसिल हो गया, यानी 2√3 और 3√3 को दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5√3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। खत्म, यही करना था आपको। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक बिंदु P एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, बिंदु P से वृत्त की पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या होगा। सीधा सीधा दिख रहा, ट्रिपलेट दिख रहा, 12 13 5, डायरेक्ट सब आंसर बता रहे हो आप लोग, बता सकते हो। अगर आपसे डायमीटर पूछ ले तो 10 हो जाएगा, यानी व्यास पूछ ले तो 10 हो जाएगा। फिगर की बात करें तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछता ही है, रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। ये बाहरी कोई बिंदु है और एक आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो आपको बोला है कि उसी जो एक वृत्त के केंद्र से, यानी एक सेंटर से जो आपका बिंदु P का जो दूरी है वो 13 है, और आपको साथ में टेंजेंट का लंबाई भी दे रखा है 12। आपसे बोला था ये वाला त्रिज्या बताओ, तो आपको पता है टेंजेंट से सेंटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ट्रिपलेट आप लगा सकते हो, तो 12 13 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए हटाइए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 73,000 की राशि पर 13.3% वार्षिक ब्याज के दर से 10 महीने का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा, बताओ। अब लगभग में पूछ रहा है 10 महीने का, तो आप जैसा चाहो वैसा सॉल्व करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, कैलकुलेशन अगर आपको कम करना है, थोड़ा सा चीज़ों अगर आप समझोगे, तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो बड़ी आसानी से। आपको पता है कि 13.3% का वार्षिक ब्याज दर लग रहा, यानी एक साल का, एक साल में 12 महीना होता है, समझना। 13 1 सही 3, यानी मैं कह सकता हूं 13.33% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे भाई बताओ 12 महीने में अगर टोटल 13.33% का ब्याज दर है, और आपसे 10 महीने का पूछ रहा है, तो अगर मैं बात करूं, देखो ये 12 महीने का अगर 13.33% अगर पूरा टोटल ब्याज दर है, तो एक महीने का अगर मैं बात करूं, अप्रोक्स में ही बात करूंगा आपसे, तो अप्रोक्स आप क्या बोलोगे, अप्रोक्स क्या बोलोगे, 1% से ज्यादा है कहीं ना कहीं, 1% से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर ये 12% होता 12 महीने के लिए, तो एक महीने का 1%, मगर ये 13.33% है, तो एक महीने का कितना होगा, करीब करीब 1% से ज्यादा होगा। आपसे पूछा था 10 महीनों का, तो 10 महीनों का, तो 10 महीनों का अगर आप थोड़ा सा निकाल लोगे अप्रोक्स में भी कि 1.1 अप्रोक्स या फिर 1.2 अप्रोक्स, 1.1 ही अप्रोक्स आने वाला है कहीं ना कहीं, तो 10 महीने के लिए कितना होगा टोटल, 11% होगा कि नहीं होगा, करीब करीब 11% ही होगा। आप ये 73,000 का 11% नहीं निकाल लोगे आसानी से यार। देखो ना, 10% का वैल्यू होता है 7300, अगर 1% का वैल्यू अगर और 730 जोड़ दे तो करीब करीब 8,000 में वैल्यू पहुंच जा रहा।
तो सीधा सीधा आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही हो सकता है, हमको जरूरत ही नहीं है पूरा एग्जैक्ट वैल्यू का। बात समझ रहे हो? तो इतना समझ सकते हो तो समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। चलो एक क्वेश्चन इसको देखो, जॉन जेसी की तुलना में केवल 40% कार्यकुशल है। यदि जॉन अकेला किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है तो वो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, बताओ। अब यहाँ पर देखो ये जॉन हो गया और ये आपके एक जेसी हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि जॉन जेसी की तुलना में 40% कार्यकुशल है। इसका मतलब अगर आपका जेसी अगर 5 यूनिट काम करेगा तो जॉन कितना करेगा, 40% कार्यकुशल है, मतलब ये कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। यानी इसी रेशियो में इन लोगों का इफिशियंसी निकल के आ रहा है। अब आपको बोला यदि जॉन अकेला किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। अब आपको पता है कि अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। अगर ये जॉन 2 यूनिट काम करेगा और 35 दिन तक काम करेगा लगातार तो टोटल कितना काम कर पाएगा, 70 यूनिट। यानी यही मेरा टोटल वर्क है। आपसे पूछा है दोनों मिलकर कितना दिन में काम को खत्म करेगा, तो दोनों मिलकर 7 यूनिट करेगा तो 70 यूनिट को करने में कितना दिन का समय लेगा, 10 दिन। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां से डीआई का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए आपके एनटीपीसी एग्जाम में सीबीटी 1 में डीआई के तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। और वो भी यहां पर मैं बात करूंगा जो डीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, 4 से 5 क्वेश्चन आपके डीआई के पूछे जा रहे थे, वो भी अलग अलग डीआई के क्वेश्चन बन रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक ही डीआई के 4 क्वेश्चन थे, अलग अलग डीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिलहाल मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, पहले यहां पर आप लोग समझ लो, बाद में मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं डीआई को तब तक फिर आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। सीधा सीधा बात है। यहां पर क्या बोला, नीचे दिए गए बार ग्राफ में 4 वर्षों के दौरान भारत में किए गए वस्त्र निर्यात की मात्रा कंटेनरों की संख्या में और मूल्य करोड़ों रुपए में दर्शाया गया है। तो ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तो पहले सबसे पहले आप समझो अपना इंडिया का, अपना भारत का 4 सालों का जो टेक्सटाइल मतलब जो आपका कपड़ा है उसका निर्यात को दर्शाया गया। जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्लू वाला क्वांटिटी को दिखा रहा है और ये वाला जो ग्रे कलर का है ये वैल्यू को दर्शा रहा है। ये जो क्वांटिटी है ना ये कंटेनरों की क्वांटिटी है, जो कंटेनर में जो कपड़ा निर्यात किया गया है ना, एक्सपोर्ट किया गया है। जैसे कि अगर मैं समझाऊं तो देखो ये 2004 में अपना भारत 400 कंटेनर निर्यात किया था जिसका वैल्यू बना था 340 करोड़। क्लियर? तो इसी तरीके से ये 4 सालों का दर्शाया गया है कि अपना भारत कितना कंटेनर निर्यात किया यानी कितना एक्सपोर्ट किया और उसका वैल्यूज क्या है। क्लियर हो गया सभी लोग को? समझ गए? अब चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन में क्या बोला, यदि 2007 में निर्यात किए गए वस्त्र कंटेनरों की प्रति कंटेनर दर 2004 के समान हो तो 2007 के किए गए निर्यात का मूल्य लगभग कितना होगा, बताओ। यानी आपको क्वेश्चन में एक छोटा सा पहले कंडीशन क्या डाल दिया कि 2007 में भारत जितना भी निर्यात किया है उसका टोटल वैल्यू बताना है, ठीक है। उसका टोटल वैल्यू लगभग कितना होगा। आपको साथ में कंडीशन मतलब एक हिंट क्या दे रखा है कि आपको उस रेट से बताना है जो रेट 2004 में था भारत का। यानी क्वेश्चन में यही तो बोला है ना, यदि 2007 में निर्यात किए गए वस्त्र कंटेनरों की प्रति कंटेनर दर 2000 के समान है। यानी 2004 में अगर आप भारत को देखोगे तो वो 400 कंटेनर का निर्यात किया था और 340 करोड़ का वैल्यू था। और प्रति कंटेनर का अगर मैं रेट की बात करूं तो आपको पता है अगर 400 कंटेनर का वैल्यू 340 करोड़ है तो एक कंटेनर का वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे भैया एक कंटेनर का वैल्यू 340/400 का वैल्यू होगा, यानी इसी रेट से आपका वो निर्यात किया था। तो वही तो बोला है 2007 में जितना भी निर्यात किया है वो उसी रेट से आप मेरे को बताओ। तो किस रेट से, तो 400 तो एक कंटेनर का रेट इतना हो गया तो 450 कंटेनर निर्यात किया था। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो 0 से 0 कैंसिल का काटोगे, 0 से 0 काट लिया और 0 से और काट रहा है तो काट दो, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 45 का आधा, 45 को डबल करेंगे तो ये 90 हो जाएगा और 34 का आधा 17, यानी 17 गुना 9 यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा आपका 153, यानी 1530/4 सॉल्व कर सकते हो। तो 4 3 12, 4 3 12 ऑप्शन का भी हेल्प कर सकते हो। 4 3 12, 3 और 3 8 चौके 32, 32 हो गया और 1 और 10, 1 और 10 यानी 4 2 8 और 0.5 यानी 382.5 करोड़ का टोटल वैल्यू हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब ये समझ गए होंगे आप लोग। तो पहले रेट निकालना था कि किस रेट से आपको 2004 में एक्सपोर्ट किया गया था, ताकि उसी रेट में आपको बताना था। वरना आप यहाँ पर देखोगे तो आपको लगेगा 350 करोड़ होना चाहिए, ऑप्शन में होता तो कई सारे लोग मार भी देते हैं। बात समझ गए फिलहाल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका देखो, ये एक डीआई ऐसा है। अब यहाँ पर देखो डीआई अलग डीआई है, मैंने जैसे बताया अलग अलग डीआई से पूछा गया था। यहाँ पर क्या बोला, निम्नलिखित तालिका में 5 राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक में पीओ के पद पर लिए गए साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दर्शाई गई। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कोई 5 स्टेट में एसबीआई बैंक का मतलब पीओ पोस्ट पर इंटरव्यू हो रहा है। ये सभी राज्यों में कितने कितने बंदे आ रहे हैं वही आपको दर्शाया गया है। जैसे कि देखो, ये बिहार से 2012 वर्ष में 410 स्टूडेंट आए थे, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए। 2013 में 500 स्टूडेंट, 2014 में 450, 2015 में 320 और 2016 में 500। तो ये बिहार राज्य का है। तो इसी तरीके से सभी राज्यों को आपको बता दिया गया है कि कितने 2012 से लेकर 2016 में कितने कितने लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। क्लियर? क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2012 से 16 के दौरान दिए गए राज्य में से किस राज्य से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, ये बताओ। यानी आपको बताना कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे लोएस्ट इंक्रीमेंट हुआ है 12 से 16 के कंपेयर में, ठीक है। 12 से 16 के बीच में, 12 से जैसे कि आप देखोगे बिहार में 410 लोग आए थे 2012 में, 2016 में कितने आए, 500 आए। तो कितना का आपका बढ़ोतरी हो रहा है, तो आप बोलोगे 90 का बढ़ोतरी हो रहा है। कितने में से, 410 में से। तो यही परसेंटेज आप निकाल लोगे यहाँ से। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स आपका 20.1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको बताना सबसे लो इंक्रीमेंट कौन सा राज्य का हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ऑप्शन आपका क्या, केरल तो है नहीं ना, नहीं है, क्योंकि केरल में दिख रहा है 440 से 420 हो गया है, नहीं तो ऐसे कम हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये आपका कम हो रहा है। 300 से 430 हुआ है, 300 से 430, या देखो इसमें सबसे ज्यादा का इंक्रीमेंट हुआ है, ये तो कभी इसका आंसर होगा नहीं। मध्य प्रदेश में देखोगे 250 से 540 हो गया, ये तो देखो ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही दिख रहा है 100% के नियर अबाउट जा रहा है, ठीक है। तो ये भी इसका होने से रहा नहीं, ठीक है। नियर अबाउट ने डबल से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश भी होगा नहीं। पंजाब की बात करोगे तो 280 से 350 हो गया, यानी कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 70 का इंक्रीमेंट हुआ है। 70 का भी इंक्रीमेंट अगर बात करोगे आउट ऑफ कितना, 280 में से, तो इसका भी अगर आप परसेंटेज देखोगे तो ये कितना आ रहा है मेरा, 7 से काटोगे तो ये 10 और ये 4, ये भी 25% के आपका बढ़ोतरी हो रहा है। मगर तो सबसे कम कहाँ का बढ़ोतरी हो रहा है, सिर्फ बिहार का, यानी करेक्ट आंसर होगा बिहार। बिहार में सबसे कम बढ़ोतरी हो रहा है 12 से 16 में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन डीआई का, यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ, ये क्लियर नहीं था फिर भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है सब कुछ, ठीक है। नॉर्मल है फिलहाल ये वाला डीआई। क्या बोला, नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी वर्ष के दौरान एक देश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए व्यय को दर्शाया गया। पाई चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ये मान लो किसी कंट्री का एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है कि कौन कौन सेक्टर पर कितने कितने पैसे एक्सपेंस मतलब एक्सपेंडिचर मतलब हुआ है, खर्च हुआ है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो ये ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मिलिट्री और इंटरेस्ट ऑन डेप्थ और ये इंडस्ट्री पर, ठीक है। ये सारा कुछ डिग्री में दे रखा है। तो आपको पता है 360 डिग्री इक्वल टू 100%, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें फिलहाल, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। क्वेश्चन क्या पूछा हम ये देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि उस वर्ष के दौरान ऋण पर ब्याज पर व्यय की गई राशि 90 करोड़ थी, तो उस वर्ष के दौरान सभी विभिन्न क्षेत्रों पर कुल कितनी राशि लगभग व्यय की गई है, बताओ। यानी क्या बोल रहा है कि अगर उस वक्त जो आपका ऋण लिया गया था वो 90 करोड़ का ऋण लिया गया था, तो बताओ टोटल उस कंट्री का कितना एक्सपेंसेस है वो आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे ऋण का, तो यहाँ पर ऋण कहाँ दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन डेप्थ में, जो कि कितना है 54 दिख रहा होगा आपको, 54 डिग्री है, ये डिग्री में है, ठीक है, ये डिग्री में है। यानी आप समझ जाओ कि यही 54 डिग्री का वैल्यू आपको दे रखा है 90 करोड़। आपसे पूछा है पूरा पूरा टोटल का एक्सपेंसेस, यानी मैं कह सकता हूं अगर 54 डिग्री का वैल्यू अगर 90 करोड़ हो तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा 360 डिग्री क्यों नहीं निकाल लेते, 100% का करने का जरूरत ही नहीं है। आप 100% समझो या 360 समझो, क्योंकि वही तो पूरा होगा ना, 360 डिग्री मतलब टोटल एक्सपेंसेस। तो सॉल्व कर लो इसको।
तो 9 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, 6 से काटेंगे ये 6 बार में, यानी 60 गुना 10 कितना हो जाएगा, 600 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस हुआ, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग ये भी देख सकते हो DI का। अगर ये आपको नहीं क्लियर दिख रहा होगा तो मैं देखो यही बोलूंगा कि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में भी बहुत धुंधला धुंधला थे, ठीक है, फिर भी मैंने आपको इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल है। हालांकि क्या बोला है, और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि अगर आपने भी NTPC का पेपर दिया है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊँ तो आप मुझे भेज सकते हो। मेरा ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, और आप लोग ज़रूर से भेजना मुझे, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर देखो क्या बोला आगे, नीचे दिए गए बार ग्राफ में किसी डायरी उत्पाद कंपनी के 3 शाखाएं XYZ द्वारा 5 वर्षों के दौरान किए गए चॉकलेट उत्पादन 1000 टन में दर्शाया गया है। तो ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो पहले आप लोग समझो कि कोई डायरी कंपनी है, कोई डायरी कंपनी समझ गए, उस मतलब कि ये अलग अलग साल में कोई डायरी कंपनी का 3 शाखा है, यानी कोई डायरी कंपनी, मान लो ये अपना अमूल है, ठीक है, अपना कोई अमूल डायरी कंपनी है, इसका 3 ब्रांच है, ठीक है, 3 कोई ब्रांच होगा, मान लो ABC। तो इसी अमूल डायरी कंपनी का 3 ब्रांच का अलग अलग सालों में जितना उत्पादन हुआ है, चॉकलेट का उत्पादन किया गया है, उसी को दर्शाया गया है। जैसे कि आप समझ गए हो, तो देखो ये पहले साल में ये पहला शाखा के द्वारा इतना किया गया उत्पादन 40, अब ये करोड़ में टन में है, ठीक है, 1000 टन में, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये 40 टन है, और ये 30 टन है दूसरा शाखा में यानी ब्रांच वाई में, और ये तीसरा शाखा में 50 है। तो इसी तरीके से अलग अलग सालों में आपको 3 ब्रांच में जिस भी तरीका से आपका प्रोडक्शन हुआ वही आपको दर्शाया गया। क्लियर हो गया ये चीज सभी को? क्वेश्चन की ओर आते हैं फिलहाल हम लोग। तो यहाँ पर क्या बोला है, इन 5 वर्षों के दौरान कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन सर्वाधिक था। यानी आपसे बोल रहा है कि कोई एक वही जो कोई भी कंपनी होगा, आपको पूछ रहा है कि कौन सा इन 5 सालों में कौन सा शाखा यानी कौन सा ब्रांच का एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, यही आपको बताना है। तो बस अब सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर थोड़ा फिगर भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन ज़्यादा होगा, और ना भी समझ आए तो आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक्स का अगर अब मैं बात करूँ, एक्स का देखो एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्शन में ज़्यादा पूछ रहा है, तो जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसी का सबसे ज़्यादा एवरेज भी होगा। बात समझ रहे हो? तो अगर एक्स की बात करें तो ये 40 यहाँ हो गया, 50 यहाँ हो गया, 90 और ये 35, 125 और 125, 30, 180 और 50, 230, यानी ये कितना हो गया, 230 हो गया आपका एक्स का। वाई का अगर बात करेंगे तो ये तो कम ही दिख रहा है, 30 और 35, 65, 65 और 70, 110 और 45, 155 और 60, और ये 220 में ही निपट गया। और जेड की बात करें तो कितना है आपका, 50, 45, 95, 135, 175 और 60, 235, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बताओ कौन सा शाखा का हुआ है, जेड वाला शाखा का हुआ है, और इसका ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो एवरेज भी उसी का ज़्यादा होगा, यानी सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेड। क्लियर, ब्रांच जेड का ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो इसी के साथ ये वाला भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हुआ, और ये पूरा मेरा सेट आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो। अब तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारे कॉन्टेंट आ चुके हैं आपके पास, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपने तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।